शनि से लोग क्यों डरते हैं? और शनि इतना ज्यादा रिवॉर्ड कर सकता है कि कोई प्लैनेट उतना रिवॉर्ड नहीं कर सकता। राहु से लोग डरते हैं, राहु ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन राहु जितना रिवॉर्ड कर सकता है वो अमेजिंग है। केतु डिटैचमेंट देता है। जो बड़े बड़े सन्यासी हैं उनमें केतु बहुत प्रोमिनेंट होता है। स्ट्रॉन्ग सूर्य होगा, आप पॉलिटिक्स में आपकी साख बन सकती है। नेगेटिव साइड क्या है? ईगो। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इतने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। दे आर सरेंडर टू सन। हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता हमारा प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। एस्ट्रोलॉजी से बहुत आसानी से ये पता चल जाता है आपको क्या क्या बीमारियां होने के चांसेस हैं, वो उसका भी आपको पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजी से। सन, मून और जितने प्लैनेट्स हैं सब सारे ग्रह इन्फ्लुएंस करते हैं आम आदमी के जीवन को। एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेदा, एंटी करप्शन मूवमेंट, एनजीओ और पत्रकारिता, शायद इसके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। आज हमारे साथ हैं अनुपमा झा जी, जो पत्रकारिता के पुराने चावल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंडिया की एंटी करप्शन मूवमेंट को इन्होंने लीड किया है, इंडिया के चीफ रहे हैं, कई एनजीओ में ये सीईओस रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में इन्होंने महारत हासिल की है और आयुर्वेदा में भी इनका कोई जवाब नहीं। आज हम इनसे बात करेंगे आयुर्वेदा होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा के बीच में रिश्ता क्या है, हमारे शरीर को अगर हमने स्वस्थ, सुंदर, हेल्दी बनाकर के रखना है तो उसको कैसे रखा जा सकता है। अनुपमा झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स को समय देने के लिए। अनुपमा जी, एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से समझा जा सकता है कि एस्ट्रोलॉजी इज लॉजिक ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी कि तारे, जो जब हम तारे और नक्षत्र होते हैं, जब हम उसको किसी भी कुंडली में देखते हैं तो वो किसी लॉजिक से वहां प्लेस्ड है। एक कुंडली में, किसी के भी कुंडली में या हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट, जो कुछ भी आप कहें, उसमें जो प्लेसमेंट होते हैं ना प्लैनेट्स के, वो किसी लॉजिक से होते हैं। वो अनायास ही या ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे कोई कारण है। वो क्या लॉजिक है, उसकी स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ओके। और एस्ट्रोलॉजी, इंडिया की एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न वर्ल्ड की एस्ट्रोलॉजी अलग अलग है? अलग अलग तो नहीं है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो इंडिया की एस्ट्रोलॉजी जिसको आप कह रहे हैं, जो वैदिक काल से और हमारे ऋषियों ने जिसको लिखा है, ये तो बहुत पुरातन समय से चली आ रही है। तो इसमें हम लोग चंद्रमा को यानी कि मून को एज अ प्लैनेट देखते हैं और उस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। यही प्लैनेट्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी वो लोग इसी तरह से देखते हैं, लेकिन उनका फोकस प्राइमरीली सूर्य पे या सन पे होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी में सन एंड मून को हम प्लैनेट्स के तौर पर पकड़ते हैं और इनका बहुत रेलिवेंस है। यानी कि चंद्रमा को हम माइंड को देखते हैं चंद्रमा से, माँ को देखते हैं चंद्रमा से, फूड को, खाने को देखते हैं हम चंद्रमा से, सन से हम आत्मा को देखते हैं, शरीर को देखते हैं, फादर को देखते हैं, गवर्नमेंट को देखते हैं, राजा को देखते हैं। तो एक प्लैनेट के बहुत सारे एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस हैं जो हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों का फिर हम विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कहें कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी के क्या प्लस पॉइंट्स हैं या खासियत क्या है और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की क्या खासियत है, जैसे आपने कहा कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम मून को लेकर के चलते हैं, तो मून को लेके क्यों चलते हैं, उसका फायदा क्या होता है, या सन को अगर हम सेंटर ऑफ एस्ट्रोलॉजी लें तो उसका क्या फायदा होता है? मून को जब हम लेके चलते हैं तो मून एक राशि में सिर्फ 2.25 डेज, 2.5 दिन से भी कम रहता है, क्योंकि मून इज अ वेरी फास्ट मूविंग प्लैनेट। और हम सिर्फ मून को ही नहीं देखते, हम नक्षत्रों को भी देखते हैं, कॉन्स्टिलेशंस, देयर आर 27 कॉन्स्टिलेशंस, तो हम उसमें भी जाते हैं। तो इंडियन या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है, इसका मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इतने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। वो लोग सन, हम लोग भी, ये नहीं है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन का इंपॉर्टेंस नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सन का,
लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स टोटली सन, दे आर सरेंडर टू सन, और सन को ही पकड़ के वो सारे प्लैनेट्स का प्लैनेटरी पोजीशंस को देखते हैं। तो जो डेप्थ हमारे यहाँ है, मेरे ख्याल से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो वाला डेप्थ नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स अब इंडियन एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो बहुत सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स को जानती हूँ जिन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल की हुई है। ओके, अच्छा। अब एस्ट्रोलॉजी का हमें फायदा क्या होता है एक आम आदमी के हिसाब से देखें? मतलब वो अपनी कुंडली देख करके बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक ब्रॉडली एक आइडिया पता चल जाएगा कि आपके प्लसेस एंड माइनसेस क्या हैं। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ विजय जी कि हम पूरी जिंदगी बिता देते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता हमारा प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है। एस्ट्रोलॉजी से बहुत आसानी से ये पता चल जाता है, और फिर एक बार जब आपको पता चल गया तो आप उस पर फोकस करके उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके रेमेडीज भी हैं। उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, आपको क्या क्या बीमारियां होने के चांसेस हैं, वो उसका भी आपको पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजी से। आप वात, पित्त, कफ, किस प्रकार का आपका शरीर है, इसकी भी जानकारी आपको एस्ट्रोलॉजी से मिल जाती है। इसके अलावा प्रेडिक्शंस जो होते हैं वो तो है ही, कि कोई ये जानना चाहता है मेरा विवाह कब होगा, मैं विदेश कब जाऊंगा या जाऊंगी, मैं किस तरह की पढ़ाई करूंगा या करूंगी, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनको मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए समझती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अपने आप को समझना और उस पे इम्प्रूवमेंट करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये तो सबसे अधिक जरूरी है। मतलब कि एस्ट्रोलॉजी को अगर हम ऐसे लेकर के चलें कि अपनी बॉडी का केवाईसी कर सकते हैं हम। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमें अपनी कमियां क्या है, बिल्कुल, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें सफलता मिलनी है तो किस जगह ज्यादा सफलता मिलेगी, किस जगह सफलता नहीं मिलेगी। पर मेरे दिमाग में एक चीज आती है, इंडिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 4-5 लाख लोग हर समय पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल। और उन सब का जो नक्षत्र है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, तो फिर उनके बिहेवियर कैसे चेंज होंगे? नहीं, उनका नक्षत्र बिल्कुल सेम नहीं होगा। उनका नक्षत्र बहुत, एक दिन में पैदा होने वाला सेम डेट ऑफ बर्थ वाले का भी नक्षत्र डिफरेंट होगा, क्योंकि समय अलग अलग होगा। इनफैक्ट ट्विंस जिसका समय ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन सेम नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, तो उनका भी नक्षत्र बदल जाएगा, उनका भी चंद्रमा का प्लेसमेंट, प्लैनेट्स का प्लेसमेंट बदल जाएगा। उससे ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस के स्वभाव में भी फर्क आएगा। पर इतना डीप में कौन जा सकता है? एस्ट्रोलॉजर्स जाते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसी डेप्थ की बात तो मैं कर रही हूँ। इतने डेप्थ में हम जाते हैं जब कैलकुलेशन करते हैं टाइम, तो इतने डेप्थ में हम जाते हैं कि नॉर्मली हमारी जो समझ है वो गलत नहीं होती। और पुराने टाइम में क्या अभी भी होता है, आपकी कुंडली देखी, कुंडली को देख करके शादियां हो रही हैं, आपका नौकरी का घर से निकलने का टाइम डिसाइड हो रहा है ना? और उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ अनहोनी तो होती ही है। बिल्कुल होती है। इसीलिए कई बार, एक तो देखिए, वो क्वेश्चन मार्क तो होता ही है, वो तो हर एक प्रोफेशन में है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में। प्लस क्या है कि मैं समझती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को बहुत प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल तरीके से लेना चाहिए। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कुंडली मिलान कर देते हैं, लेकिन वो इतने ब्रॉडली सतही तौर पे करते हैं, उसमें एक्यूरेसी की कमी हो जाती है। लेकिन अगर आप बहुत डेप्थ में किसी की कुंडली देखेंगे ना, 2 लोगों की कुंडली मैच करें, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी होगी कि नहीं होगी। उसके लिए डेप्थ में जाना होगा। आप सतही तौर पे या कंप्यूटर से, बहुत लोग आजकल कंप्यूटर से कुंडली मिलान कर लेते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो पैसा देना होगा। तो घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें डाल दिया, कुंडली मिलान कर लिया। बट वो सतही तौर पे होता है, सुपरफिशियल है। डेप्थ में जाना है तो आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। क्या हमारे पास ट्रेन एस्ट्रोलॉजर्स हैं? क्योंकि
हर तीसरा बंदा आज एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट अपने आप को कहता है। एस्ट्रोलॉजी की जो एग्जैक्ट पढ़ाई है वो कहाँ तक, कितने कर हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ढंग से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग महामूर्ख या मूर्ख बनाने वाले भी हैं, पैसा लूटने वाले भी हैं। उन लोगों को कैसे एक आम आदमी डिस्टिंग्विश करेगा कि ये ढंग का एस्ट्रोलॉजर है, ये ढंग का एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है, ये अपने केवल माल लपेटने के लिए बैठा हुआ है? ये एक बहुत डेप्थ वाला साइंस है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए एक तो 4-5 साल की तो पढ़ाई ही होती है, और उसके बाद भी आपको एस्ट्रोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, ये सब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती है। आप जितना पढ़ोगे आपको लगेगा कि अच्छा मुझे तो ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है, इतनी डेप्थ है। तो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको पढ़ते ही रहना पड़ेगा। मतलब मोर यू स्टडी, मोर यू प्रैक्टिस, मोर एक्सपर्ट यू बिकम। द मोर यू एक्सपर्ट यू बिकम। ये नहीं है कि मैंने 1 साल का कोर्स कर लिया और उसके बाद मैंने प्रेडिक्शन चालू कर दिया, नहीं, आपको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना पड़ेगा। कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे तभी आप में वो कॉन्फिडेंस भी आएगा किसी को करेक्ट प्रेडिक्शन देने का और समझने का, खुद समझने का। प्रेडिक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, खुद समझने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कंटिन्यूअसली आप उसका अध्ययन कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी बात है कि कैसे हम समझें कि कौन एस्ट्रोलॉजर सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। अब आप बताइए, मेडिकल लाइन में कोई डॉक्टर होता है और कोई होता है जिसको हम क्वैक कहते हैं। बिल्कुल। कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे? आप नहीं कर पाते हैं, या अगर आप कर पाते हैं तो सेम उसी तरीके से आप एक अच्छे ट्रेंड वेल वर्स्ड एस्ट्रोलॉजर को और अनवर्स्ड एस्ट्रोलॉजर को समझेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई ट्रेंड अच्छा वकील और कोई ऐसा ही थोड़ा बहुत जिसको लॉ का ज्ञान है वो अपने को वकील बता रहा है। तो देखिए विजय जी, आजकल का जमाना ऐसा है कि सब प्रकार के लोग हैं, सभी इस धरती पर और इस सृष्टि में हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस पे आपको भरोसा है, किस पे नहीं है। आम आदमी के रूप में जैसे मैं हूं, मेरी जिंदगी को या किसी आम आदमी की जिंदगी को कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, कॉन्स्टेलेशन, सन, ये, और कैसे करती हैं? सब कोई, सन, मून और जितने प्लैनेट्स हैं, सब सारे ग्रह इन्फ्लुएंस करते हैं आम आदमी के जीवन को। कॉन्स्टेलेशंस प्रभावित करते हैं। अब मैं आपकी बात करती हूँ। मैंने आपके हॉरोस्कोप को नहीं देखा है, लेकिन आपसे बात करके, आपको जान के मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी कुंडली में वीनस, जिसको शुक्र कहते हैं, और मर्क्यूरी, जिसको बुध कहते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। क्योंकि आपको कम्युनिकेशंस में रुचि है, आप पत्रकार रह चुके हैं, अभी भी आप कम्युनिकेशंस के फील्ड में हैं, और आपको बिजनेस में रुचि रही है, अपने बिजनेस में भी काम किया है। और आपने उस दिन कोई बात कही थी जिससे मुझे ये लगा कि इनका वीनस तो जरूर स्ट्रांग होगा। आपने कहा कि मेरे लिए रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप कहीं ना कहीं वीनस और शुक्र से तो बहुत प्रभावित है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि किसी भी इंसान को पहचानना हो, जब आप किसी के सामने कुंडली अपनी रखते हैं, आपने तो कुंडली नहीं रखी, लेकिन जो भी रखता है, तो आपको उसका काफी कुछ, उसकी कुंडली से आपको उसके स्वभाव, उसके रूप रंग, उसके मैनरिज्म्स, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है या छुपाने वाला इंसान है, वो कैसे बातचीत करता है, उसकी आवाज कैसी है, उसको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, सब चीज का पता चल सकता है। अच्छा, हमें कहते हैं शनि बहुत खतरनाक होता है, राहु केतु बहुत खतरनाक होते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? नहीं, जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर कहे कि खतरनाक होते हैं, या कोई इंसान भी कहे, तो पूछना चाहिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज, किस मायने में खतरनाक है? शनि से लोग क्यों डरते हैं? शनि इज अ डिसिप्लिनेरियन। शनि कहते हैं अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, अपने से अनप्रिविलेज्ड, जो कमजोर, आपसे जो कमजोर है उसकी देखभाल करोगे, और आप अपना ध्यान रखोगे, तो मैं आपको रिवॉर्ड करूंगा। मतलब पनिशमेंट की बात तो दूर, मैं रिवॉर्ड करूंगा। और शनि इतना ज्यादा रिवॉर्ड कर सकता है कि कोई प्लैनेट उतना रिवॉर्ड नहीं कर सकता। राहु से लोग डरते हैं। राहु
ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन राहु जितना रिवॉर्ड कर सकता है वो अमेजिंग है। जो भी आप सिविल सर्विसेज में जो टॉपर है, जो अचानक जिसको बहुत धन संपत्ति मिल गई, सब में राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। राहु मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, मटेरियल गेन्स बहुत दे सकता है। आपको नाम आगे बढ़ा देगा, आपके पास पैसे बहुत बढ़ा देगा, बहुत कुछ दे सकता है मटेरियलिज्म में, सांसारिक भौतिक जिंदगी में। केतु डिटैचमेंट देता है, इसलिए लोग डरते हैं। केतु काट देगा, डिटैच कर देगा, आपको रुचि नहीं देगा कोई किसी भी चीज में। आप कोई काम करेंगे फिर आपका डिसइंटरेस्ट हो जाएगा, डिसइल्यूजनमेंट हो जाएगा, आपको लगेगा ये सब बेकार है। इसलिए आप देखेंगे जो बड़े बड़े सन्यासी हैं, जिन्होंने घर छोड़ दिया, जिन्होंने भौतिक जिंदगी को छोड़ दी, उनमें केतु बहुत प्रोमिनेंट होता है। क्योंकि उनको सांसारिक जीवन से वो काट देता है और आध्यात्मिक जीवन में उनको बहुत आगे बढ़ा देता है। और मून का हमारी जिंदगी में क्या? मून माइंड है, और माइंड आप समझते ही हैं, बिना मून का पोजीशन देखे हुए भी आप देखिए कि आप कितने मन हमारा कितना चंचल होता है। मन बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाता है। आप जैसी संगति में रहेंगे आपका मन वैसा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब आप किसी की कुंडली में देखते हैं कि मून किसी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, जो फ्रेंडली प्लैनेट के साथ है पोजीशन, जैसे बृहस्पति के साथ है, तो मून बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन मून अगर कोई वैसे प्लैनेट के साथ है जो उसका एनिमी है, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में फ्रेंडली प्लैनेट, न्यूट्रल प्लैनेट, एनिमी प्लैनेट भी देखते हैं, तो जिसके साथ उसका एनिमिटी है, जिसके साथ उसकी थोड़ी सी, मून की किसी से दुश्मनी नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स उनके साथ दुश्मनी कर लेते हैं। मून एक बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाने वाला, बहुत माँ की तरह बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। तो मून को क्वीन भी कहते हैं, जैसे सूर्य को किंग कहते हैं। तो मून एक सॉफ्ट प्लैनेट है, वो नर्चरिंग प्लैनेट है, वो सॉफ्ट प्लैनेट है, वो माँ की तरह आपको खिलाती है, आपका ध्यान रखती है। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह के साथ बैठ जाए, कोई नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ बैठ जाए, तो मून फिर उस तरह से उसका बिहेवियर होगा, आपके मन को अशांत करेगा। और लास्ट में सूर्य एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। सूर्य जिस तरह से एक राजा होता है जो बस वो देना जानता है, तो सूर्य स्ट्रॉन्ग सूर्य होगा, आपके फादर स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको गवर्नमेंट से अच्छी बनेगी, पॉलिटिक्स में आपकी साख बन सकती है, आप परोपकारी होंगे, आप दूसरे की और खास तौर से जो डाउन ट्रोडन होंगे उसकी मदद करना चाहेंगे। नेगेटिव साइड क्या है? ईगो। जिस तरह से एक राजा को बहुत ईगो होता है, तो अगर सूर्य के प्लेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, या स्ट्रॉन्ग सूर्य नॉर्मली आपको ईगो दे सकता है। आपने किसी बड़े पॉलिटिशियंस की जन्म पत्री पढ़ी है? नहीं, किसी बड़े पॉलिटिशियन की जन्म पत्री तो अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ती रहती हूँ। मैं तो साधारण जनसाधारण की कुंडली पढ़ती रहती हूँ। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग कुंडली मेरे पास आई थी जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। एक सज्जन आए और वो, उनके सारे के सारे ग्रह, राहु केतु हरदम 180 डिग्री ऑपोजिट में होते हैं। तो राहु जहां बैठेंगे ना, उसके 180 डिग्री ऑपोजिट में ही केतु बैठेंगे। लेकिन उनके ग्रह इस प्रकार के थे कि एक्सेप्ट फॉर वन प्लैनेट, इधर राहु और केतु, बाकी सारे के सारे प्लैनेट उनके 9th हाउस ऑफ फॉर्च्यून या लक का स्थान या भाग्य स्थान कहते हैं, उसमें प्लेस था। तो मुझे लगा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है, ये तो बड़े भाग्यवान होंगे। और सचमुच वो बड़े भाग्यवान थे। उनको किसी ने उनके पास, वो किसी का पैसा लेकर रखते थे, कोई किसी पॉलिटिशियन का, ब्यूरोक्रेट का, और उन दोनों की डेथ हो गई। ये एक गरीब इंसान थे जो दूसरे का पैसा को संभालते थे, और उन लोगों की डेथ हो गई। लॉटरी लग गई, सारे के सारे पैसे आ गए। लेकिन इन्होंने एक बदमाशी कर दी। इन्होंने, जिनके पैसे थे, तो ये इनको कायदे से क्या करना चाहिए था, जब उनका निधन हो गया तो उनके पेरेंट्स, घर वाले, जो भी घर वाले थे, उनको देना चाहिए था। इन्होंने नहीं दिया, वो जेल में आज भी। क्या आप उनका नाम बताना चाहेंगे? नहीं, नाम नहीं बताते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये तो पहला है, लंबे इश्यूज और चलेंगे और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ाएंगे। समय कम है,
तो यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने आपका के लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी।